अभी हम कैपेसिटेंस का नवा लेक्चर देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का जनरल मेथड। कुछ एग्जांपल्स लेंगे, कुछ पर्टिकुलर केसेस भी देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे डायरेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। किसी भी डायरेक्ट्रिक को अगर एक इलेक्ट्रोड से ज़्यादा में रख दिया जाए तो उसके बाउंड इलेक्ट्रॉन्स टूट जाते हैं। उसकी वजह से जो करंट फ्लो होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, डायरेक्ट्रिक ब्रेकडाउन उसे बोलते हैं। फिर देखेंगे फॉर्मूला RC = ρ कैप्स नॉट। कोई भी कैपेसिटर है उसके अंदर डायरेक्ट्रिक है। आइडली कैपेसिटेंस में हम मानते हैं कि रेजिस्टिविटी इनफाइनाइट होगी, यानी कि कैपेसिटर के डायरेक्ट्रिक से करंट नहीं फ्लो करेगा। बट किसी भी डायरेक्ट्रिक की रेजिस्टिविटी इनफाइनाइट नहीं होती, फाइनाइट होगी या बहुत लार्ज होगी, तो हल्का सा करंट तो फ्लो करता ही है, ज़्यादा भी कर सकता है। तो किसी मेटेरियल का डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट तो रेजिस्टिविटी भी होगी, तो उसको हम लीकी कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो जब तक कैपेसिटेंस बोलते हैं उसको आइडियल मानते हैं। अगर डायरेक्ट्रिक स्लैब की रेजिस्टिविटी दे दी जाए या कंडक्टिविटी दे दी जाए तो हम उसको लीकी कैपेसिटर बोलते हैं। तो किसी भी लीकी कैपेसिटेंस का रेजिस्टेंस भी होता है, कैपेसिटेंस भी होती है। उनका प्रोडक्ट इन जनरल रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का ρ कैप्स नॉट होता है। उसको ड्राइव करेंगे, उसकी एप्लीकेशंस देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने से। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जिन मेथड देखते हैं। हमारे पास कोई भी ब्लैक बॉक्स है, ये एक कैपेसिटर नेटवर्क है, टू टर्मिनल कैपेसिटर नेटवर्क है। सर्किट ऑफ कैपेसिटर्स, इसके अंदर कैपेसिटर का सर्किट है। तो हमें दो पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। तो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक आइडियल बैटरी लगाते हैं जिसका EMF भी है। तो इसके थ्रू चार्ज क्यू जाएगा, इसके थ्रू यहाँ से चार्ज क्यू ऐसे जाएगा। तो इस सर्किट में चार्ज क्यू जाएगा और यहाँ से निकलेगा। अब एक काम करते हैं, इस नेटवर्क का इक्विवेलेंट कैपेसिटर क्या होगा। ये बैटरी, यहाँ पे सेम बैटरी रखें, इसको हटा के अगर एक ऐसा कैपेसिटेंस डालें कि ये सेम चार्ज क्यू खींचे, इस पूरे को हटा के एक ऐसा कैपेसिटर डालें ताकि बैटरी की चार्ज क्यू जाए, तो इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटर। तो हमें टू एंड फ्रो, इफ एंड ओनली इफ दोनों देखना है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब क्या है, कोई भी कैपेसिटर नेटवर्क है, दो पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। तो हम एक आइडियल बैटरी लगाएंगे, देखेंगे बैटरी तो कितना चार्ज आता है। पूरे नेटवर्क को हटा के अगर एक कैपेसिटर रखें ताकि बैटरी को सेम चार्ज जा रहा है, तो बैटरी को डिफरेंस फील नहीं होगा। तो एज फार एज बैटरी इज कंसर्न्ड दिस कैपेसिटर इज इक्विवेलेंट। तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस को हम बोलेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो हमें दो चीज़ें आनी चाहिए, एक तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना और उसका यूज़ करना। तो हम कोई भी नेटवर्क से सीरीज पैरेलल में देख रखा है, तो हम जेल मेथड देखेंगे किसी भी सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालना है, किसी भी सर्किट का हम जेल देखेंगे और इसका उपयोग कहाँ करना है, इसका यूज़ कहाँ करना है। सपोजिंग हमारे पास एक बहुत बड़ा सर्किट है जिसमें बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं, सिर्फ एक बैटरी लगी हुई है। मुझे बैटरी के थ्रू चार्ज निकालना है। तो हम देखते हैं, अगर इसको हटा के एक ऐसा कैपेसिटर देते हैं ताकि बैटरी के थ्रू सेम चार्ज जाए, तो इसको इक्विवेलेंट कैपेसिटर बोलते हैं। तो इसका उल्टा मतलब क्या है, कोई भी एक बहुत बड़ा सर्किट है, उसमें कैपेसिटर्स लगे हैं और एक बैटरी है। तो मैं क्या करता हूँ, बैटरी को छोड़ के बाकी सब कैपेसिटर सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल के अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस रिप्लेस कर देता हूँ तो बैटरी से चार्ज सेम जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे एक मल्टीलूप कैपेसिटर का सर्किट है, मुझे बैटरी से चार्ज निकालना है। तो मैं इसको हटा के अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटर से रिप्लेस कर दूंगा तो बैटरी से चार्ज सेम जाएगा। तो इसका मतलब हम मल्टीलूप सर्किट्स को सिंगल लूप सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे देखते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे। तो अगर इसके थ्रू सेम चार्ज जाता है तो हम यहाँ पे देखते हैं V विल बी इक्वल टू Q बाई C इक्विवेलेंट, यानी कि Q कितना आएगा C इक्विवेलेंट इंटू V, यानी कि C इक्विवेलेंट आएगा Q बाई C। इसका मतलब किसी भी सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, किसी भी सर्किट का एयर के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, हम एक बैटरी लगाएंगे जिसका EMF V है, बैटरी से चार्ज Q फ्लो करेगा, तो C इक्विवेलेंट आएगा Q बाई V, C इक्विवेलेंट आएगा Q बाई V। तो किसी भी सर्किट का टू टर्मिनल नेटवर्क का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, आइडियल बैटरी लगा देंगे, इसका EMF V होगा, देखेंगे उसे कितना चार्ज आता है, चार्ज पर यूनिट वोल्टेज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देगा, चार्ज पर यूनिट वोल्टेज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देगा। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का जनरल मेथड से, एक एग्जांपल लेते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का जनरल मेथड से। ये कैपेसिटेंस लेते हैं C, ये लेते हैं 2C, ये लेते हैं 2C, ये लेते हैं C, ये लेते हैं C, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं A और B के क्रॉस। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस across A and B। तो A और B के क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके क्रॉस बैटरी लगाएंगे, इसके क्रॉस बैटरी लगाएंगे, ये कैपेसिटेंस C इंटू C, ये C इंटू C, ये C, इसके क्रॉस एक बैटरी लगाएंगे जिसकी EMF V है, उसके थ्रू चार्ज Q फ्लो करेगा, तो C इक्विवेलेंट आएगा Q बाई V, C इक्विवेलेंट आएगा Q बाई V। अब हम देखते हैं यहाँ पे जब भी चार्ज डिवाइड करेगा इसमें उसमें चार्ज सेम जाएगा, ये हमने पहले देख रखा है, क्योंकि बैटरी को ऐसा रखेंगे Q चार्ज यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे C है, फिर 2C है, राइट साइड पे 2C है, C है, शायद याद आ गया होगा, एक लेक्चर पहले हमने किया था। अगर हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं लेफ्ट पे C 2C, यहाँ पे देखते हैं लेफ्ट पे C 2C और राइट पे 2C और C, तो इसका मतलब इसमें उसमें चार्ज सेम रहेगा, इसमें उसमें चार्ज सेम रहेगा। तो जनरल मेथड देखते हैं, तो हम पॉइंट पोटेंशियल मेथड लगाना शुरू करते हैं। इस पॉइंट का पोटेंशियल लेते हैं 0, जहाँ से चार्ज एग्जिट करेगा, जहाँ से चार्ज एंटर करेगा, यहाँ का पोटेंशियल लेते हैं V, यहाँ का पोटेंशियल लेते हैं V, यहाँ का पोटेंशियल लेते हैं V। तो हमें पता है इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बराबर आएगा, तो इतने का पोटेंशियल x मार्क कर देते हैं, तो इसके क्रॉस में पोटेंशियल x है, यहाँ से चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा है, ये हाई पोटेंशियल पे लोअर पोटेंशियल पे है, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना आ जाएगा V माइनस x, ये हमने पहले कर रखा है। तो हम क्या करेंगे, बैटरी लगाएंगे, इस पॉइंट लिखेंगे 0 वोल्ट, इसको लिखेंगे V वोल्ट, और हमें क्या निकालना है Q बाई V। तुम देखते हैं यहाँ पे कितना चार्ज फ्लो करेगा Q1, यहाँ पे कितना करेगा Q2, यहाँ पे कितना करेगा Q2, ये दोनों निकालेंगे। तो हम यहाँ पे निकालेंगे Q कितना आएगा Q1 प्लस Q2। तो ये Q1 और Q2 निकालने के लिए हम पॉइंट पोटेंशियल मेथड लेते हैं, हम हर जंक्शन का पोटेंशियल लिख देते हैं, यहाँ का पोटेंशियल x, तो यहाँ का कितना आएगा V माइनस x। अब ये पोटेंशियल निकालने के लिए हम लिखते हैं V माइनस x, ये पोटेंशियल आएगा C इंटू V प्लस 0 इंटू 2C प्लस x इंटू C बाई C प्लस 2C, यानी क्या आएगा 4C। तो इसका मतलब 4CV माइनस 4CX।
आएगा CV प्लस XC, यानी कि 3CV, 4CV माइनस 4CX, 4CV माइनस 4CX आएगा CV प्लस XC, तो ये आ जाएगा 5CX, यानी कि X आ जाएगा, यानी कि X आ जाएगा 3/5C। तो यहाँ का पोटेंशियल आ जाएगा 3/5V, और यहाँ का पोटेंशियल आ जाएगा, यहाँ का पोटेंशियल आ जाएगा 2 बाई, यहाँ का पोटेंशियल आ जाएगा 2/5 इंटू V, यहाँ का पोटेंशियल आ जाएगा 2/5 इंटू V। तो एक काम करते हैं, तो जहाँ से चार्ज एंटर कर रहा है, यहाँ से चार्ज एंटर कर रहा है, वहाँ पे जितने भी ब्रांचेस हैं सब में चार्ज निकालते हैं। तो Q1 आएगा, Q1 आएगा C इंटू ये पोटेंशियल डिफरेंस, C इंटू ये पोटेंशियल डिफरेंस V, और 2/5V का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 3/5V, तो ये आ जाएगा 3/5C इंटू V। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस 2/5V आएगा, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस 2/5V आएगा, तो ये चार्ज Q2 आएगा 2/5V इंटू 2C इंटू 2C। अब एक काम करते हैं, नेट चार्ज निकालने के लिए, नेट चार्ज निकालने के लिए क्या करते हैं, Q1 प्लस Q2, तो Q1 प्लस Q2 आ जाएगा 3CV/5 प्लस 4CV/5, तो ये आ जाएगा 7CV/5, 7CV/5। तो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से हम देख सकते हैं Q/V, तो यहाँ से हम साफ देख सकते हैं Q/V आ जाएगा 7C/5, तो ये कितना आ जाएगा, C इक्विवेलेंट, ये कितना आ जाएगा, C इक्विवेलेंट, ये कितना आ जाएगा, C इक्विवेलेंट। तो हम जेल मेथड कैसे लगाएंगे, तो जेल मेथड हम कैसे लगाएंगे, तो एक बार मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ। जब भी दो पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, जब भी दो पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, तो बैटरी लगाएंगे, तो बैटरी लगाएं या ना लगाएं उसकी जरूरत नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इस बैटरी लगाने का मतलब यहाँ पे 0 वोल्ट मार्क कर देंगे, यहाँ पे V वोल्ट मार्क कर देंगे, इसके क्रॉस यहाँ पे चार्ज एंटर करेगा Q, यहाँ पे Q1 और यहाँ पे Q2, तो हमें Q/V निकालना है। तो यहाँ का पोटेंशियल 0 लेंगे, यहाँ का हम लेंगे V, तो यहाँ का पोटेंशियल मान लेते हैं V1 और यहाँ का पोटेंशियल मान लेते हैं V2। तो हम क्या करेंगे, V1 और V2 को V के टर्म्स में लिखेंगे, राइट V1 एंड V2 इन टर्म्स ऑफ V, जैसे कि हमने लिख रखा है 3/5V और 2/5V। तो अगर ये पोटेंशियल V के टर्म्स में आ गया, तो ये वाला चार्ज Q इंटू C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस आएगा Q1, तो ये चार्ज कितना आएगा Q2। तो हम Q1 निकालेंगे, उसके बाद हम Q1 निकालेंगे, Q2 निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, तो Q आ जाएगा, V को वहाँ से खींचेंगे, Q/V कितना बचेगा राइट साइड में, C इक्विवेलेंट, राइट साइड में कितना बचेगा, C इक्विवेलेंट। तो इस एग्जाम्पल को एक दो बार देखिएगा और देखें कैसे सिस्टमेटिक होते हैं, और देखते हैं कैसे सिस्टमेटिक होते हैं। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट डिस्टेंस निकालना है। यहाँ पे जॉइंट्स नहीं है, जॉइंट्स को डॉट किया जा रहा है, ये जॉइंट सिर्फ यहाँ पे है, जॉइंट सिर्फ यहाँ पे है, यहाँ पे बाईपास है, ये सारे बाईपास हैं। फाइंड इक्विवेलेंट capacitance between A and B, find equivalent capacitance between A and B। तो मैं यहाँ पे देखना शुरू करता हूँ, ये A से यहाँ पे 1 माइक्रोफैराड, यहाँ से 2 माइक्रोफैराड, यहाँ से 3 माइक्रोफैराड, यहाँ से 4 और 4। तो एक काम करते हैं, A B C D E F, सिर्फ इतनी नोट्स हैं, सिर्फ इतनी ही नोट्स हैं। तो एक काम करते हैं, तो ये 1 माइक्रोफैराड, ये 2 माइक्रोफैराड, ये 3 माइक्रोफैराड, ये 4। अब यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकाली जाए, ये 6 5 6, तो कोई सिमेट्री नहीं बैटरी। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं एक कंसेप्ट, अगर दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल सेम है, तो हमने पिछले जन्म से निकाला था, तो एक एग्जाम्पल काफ़ी लिया जाता है जिसको हम सिंपली व्हीटस्टोन नेटवर्क प्रिंसिपल भी बोलते हैं। अगर दो पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हैं,
तो इनके बीच में किसी भी वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा दो, करंट नहीं फ्लो करेगा। तो किसी भी वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा दो, करंट डिस्ट्रीब्यूशन में कोई चेंज नज़र नहीं आता है, करंट में कोई चेंज नज़र नहीं आता है। तो दो पॉइंट अगर सेम पोटेंशियल पे हैं, दो पॉइंट अगर सेम पोटेंशियल पे हैं, तो उनके बीच में कोई भी रेजिस्टेंस लगा दो, उनके बीच में कोई भी रेजिस्टेंस लगा दो, उससे करंट फ्लो नहीं करेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम यहाँ पे काम करते हैं, हम इस सर्किट को ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये कैपेसिटेंस उड़ा देते हैं, ये वाले कैपेसिटेंस उड़ा देते हैं। जरा ये कैपेसिटेंस उड़ा के चेक करते हैं, ये कैपेसिटेंस उड़ा के जरा चेक करते हैं। तो देखते हैं ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो पहले तो ये आ गया 1 माइक्रोफैराड का करंट और ये आ गया 1 माइक्रोफैराड। तो ये पॉइंट है एफ, ये पॉइंट है एफ। सर्किट कैसे ड्रॉ करते हैं, यहाँ से ड्रॉ करते हैं ई, यहाँ से ड्रॉ करते हैं ई पे, यहाँ पे आ गया 2 माइक्रोफैराड, यहाँ पे आ गया 2 माइक्रोफैराड, ये हो गया ई, ये हो गया ई। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं डी तक, ये हो गया 3 माइक्रोफैराड, ये हो गया डी, ये हो गया 3 माइक्रोफैराड, ये हो गया 3 माइक्रोफैराड। अब एक काम करते हैं, एक ड्रॉ करते हैं सी से, ये हो गया सी तक 4 माइक्रोफैराड और ये भी हो गया 4 माइक्रोफैराड। तो ये पॉइंट मान लेते हैं सी। तो एक बार देखते हैं, जिनके बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, बी को लिख देते हैं 0 वोल्ट, इसको लिख देते हैं V वोल्ट। तो यहाँ पे कितने कैपेसिटेंस हमने नहीं ड्रॉ किए वो देखते हैं, वो हम मार्क कर देते हैं 1 2 3 4 5। ये कैपेसिटेंस एफ और डी के बीच में लगे हुए हैं, ये कैपेसिटेंस एफ और डी के बीच में लगा हुआ है, एफ और ई के बीच में लगा हुआ है। तो ये कोई भी कैपेसिटेंस ए और बी के बीच में नहीं लगा हुआ है, ये कोई भी कैपेसिटेंस ए और बी के बीच में नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पे इतने सारे टर्मिनल्स हैं। तो एक बार देखते हैं, ये 0 वोल्ट है, ये भी वोल्ट है, ये 1 1 2 2 3 3। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना आना चाहिए, V/2। 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 तो इसका मतलब F E D C R एट सेम पोटेंशियल, R एट सेम पोटेंशियल। तो इनके बीच में कोई भी कैपेसिटेंस लगा दे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, इनके बीच में कोई भी कैपेसिटेंस लगा दे या उखाड़ दे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये अगर सारे सेम पोटेंशियल पे है तो ये कैपेसिटेंस लगाएं या ना लगाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सारे कैपेसिटेंस उखाड़ सकते हैं, हम ये सारे कैपेसिटेंस उखाड़ सकते हैं। तो एफ ई डी और सी के बीच में जितने भी कैपेसिटेंस लग रखे हैं सबको हम रिमूव कर सकते हैं। तो इसका मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आएगी। तो ए और बी के बीच में ये एक ब्रांच, दूसरी ब्रांच, तीसरी ब्रांच, चौथी ब्रांच सब किस में है, पैरेलल में है। तो एक और एक का मिला के आएगा आधा, एक और एक का मिला के आएगा आधा। तो ये कैपेसिटेंस ये वाला ये वाला ये वाला सब पैरेलल में आएंगे। तो सी इक्विवेलेंट आएगा ये एक और एक मिला के हाफ हाफ, 2 और 2 मिला के 1, 2 और 2 मिला के 1, जी सॉरी 1 और 1 मिला के आधा, 2 और 2 मिला के 1, 3 और 3 मिला के 1.5, 1.5, 4 और 4 मिला के 2। तो देखते हैं ये कितना आएगा, 3 और 2 5 माइक्रोफैराड। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, 5 माइक्रोफैराड। तो यहाँ पे देखते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, 5 माइक्रोफैराड। तो कभी भी हमें कुछ पॉइंट्स मिले जिनके बीच में पोटेंशियल सेम है, कभी भी 2 पॉइंट्स मिले या 2 नोड्स मिले जिनके बीच में पोटेंशियल सेम है, तो इनके बीच में आप रेजिस्टेंस हटा दीजिए या किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू लगा दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट डिस्टेंस सेम रहेगा। तो जब भी 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल सेम हो, 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल सेम हो, उसके बीच में कंडक्टिंग वायर लगाएं, 0 कंडक्टिंग वायर लगाएं या किसी भी वैल्यू का कैपेसिटेंस लगा दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।
तो ये हम एक एक्स्ट्रा एग्जांपल देखते हैं। इसके बाद ऐसा एग्जांपल एक और देखते हैं जो कि बेसिकली व्हीटस्टोन प्रिंसिपल पर ही आधारित है। अब कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ कुछ पॉइंट्स मार्क करना शुरू करते हैं। ये पॉइंट 1 मार्क करते हैं, नोड्स ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये वाला 7, ये वाला 7। देखते हैं यहाँ पे कैपेसिटेंस नहीं लगा, यहाँ पे नहीं लगा। अब इस सर्किट को जरा रिड्रॉ करने के लिए अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे कैपेसिटेंस नहीं लगा, यहाँ पे नहीं लगा और यहाँ पे नहीं लगा, यहाँ पे नहीं लगा, यहाँ पे नहीं लगा, यहाँ पे नहीं लगा। तो अपन देखते हैं इसमें सिमेट्री कितनी है। ये पार्ट सिमेट्रिक है, ये पार्ट सिमेट्रिक है। इस साइड में 5 कैपेसिटेंस है, इस साइड में भी 5 कैपेसिटेंस है। ये बॉक्स सिमेट्रिक है और ये बॉक्स सिमेट्रिक है, ये बॉक्स सिमेट्रिक है और ये बॉक्स सिमेट्रिक है। तो अपन इतना सर्किट पहले ड्रॉ करते हैं, ये पॉइंट ए है, ये 1 टर्मिनल है, ये 6 टर्मिनल है और ये 7 है, ये 7 है। तो इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं। ये कैपेसिटेंस लेते हैं, ये पॉइंट 3, ये कैपेसिटेंस ड्रॉ करते हैं, ये कैपेसिटेंस ड्रॉ करते हैं और ये वाला कैपेसिटेंस ड्रॉ करते हैं, ये वाला कैपेसिटेंस ड्रॉ करते हैं, ये वाला कैपेसिटेंस ड्रॉ करते हैं। ये सारे सी है। ये पॉइंट है बी, इसको मार्क करते हैं 0 वोल्ट और इसको मार्क करते हैं V वोल्ट। तो एक बात देखते हैं, सिमेट्री से अगर सिर्फ इतना ही सर्किट होता है, यहाँ पे पोटेंशियल आता V/2, यहाँ पे पोटेंशियल आता V/2, यहाँ पे पोटेंशियल आता V/2। तो हम एक काम करते हैं, इस कैपेसिटेंस को ड्रॉ नहीं करते, इसको ड्रॉ नहीं करते, बाकी सारे ड्रॉ कर देते हैं, बाकी सारे ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, ये कैपेसिटेंस C, ये कैपेसिटेंस C, ये भी C, ये भी C, ये 0.5 है, ये 0.5 है। यहाँ का कैपेसिटेंस C, यहाँ का कैपेसिटेंस C, ये कैपेसिटेंस C और ये 0.2। तो अपन देख लेते हैं, अपन ने ये मार्क कर लिया, ये 3 आ गए, ये 3 आ गए, ये 2 और ये 2 आ गए। तो अपन ने कौन सा कैपेसिटेंस मार्क नहीं किया है, ये नहीं किया। तो अपन एक तो देखते हैं, अगर ये 0 वोल्ट है, ये V वोल्ट है, 0 वोल्ट है, V वोल्ट है। तो यहाँ पे सिमेट्री से देखते हैं, ये 2 कैपेसिटेंस हो गए, ये 2 हो गए, ये 2 हो गए और ये 2 हो गए। तो यहाँ का पोटेंशियल कितना आना चाहिए, V/2। यहाँ का पोटेंशियल कितना आना चाहिए, V/2। ये 2 हो गए और ये 2 हो गए, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना आना चाहिए, V/2। तो इसका मतलब पॉइंट्स 2, 7 and 5 are इक्विपोटेंशियल। तो अगर ये पॉइंट्स इक्विपोटेंशियल है, ये सारे, इनके बीच में कितने भी कैपेसिटेंस लगाओ, इनके अगर 2 पॉइंट्स हैं, इनके बीच में कोई भी कैपेसिटेंस लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके बीच में कोई भी कैपेसिटेंस लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब 5 और 7 के बीच में कैपेसिटेंस लगाएं या हटाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इम्प्लाइज दिस कैपेसिटेंस कैन बी रिमूव्ड, दिस इम्प्लाइज ये दोनों कैपेसिटेंस को हम रिमूव कर सकते हैं।
ये दोनों कैपेसिटेंस को हम रिमूव कर सकते हैं। तो इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट सर्किट इतना ही आएगा, इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये रहेगा। तो इसका मतलब ये दोनों कैपेसिटेंस रिमूव हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है अगर ये दोनों पॉइंट्स अलग अलग पोटेंशियल पे होते तो कैपेसिटेंस डालते हैं तो इस पॉइंट का पोटेंशियल चेंज करता है, इसका भी चेंज करता है। बट अगर ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है उसके बाद कैपेसिटेंस लगाए तो पोटेंशियल सेम ही रहता है। यानी कि दो पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है उनके बीच में कोई भी कैपेसिटेंस लगाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हटा दें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हमने हटा के चेक किया है ये सेम पोटेंशियल पे तो वापस लगा भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हटा भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये दोनों कैपेसिटेंस हम रिमूव कर सकते हैं। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम इतना हो गया, इसका इक्विवेलेंट डायग्राम इतना हो गया। तो आगे चल के इसका पूरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं, इसका पूरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं, देखा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं। इतने का हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं। तो ये दोनों और ये दोनों अब हम देखते हैं। तो यहाँ पे एक चीज और नोट करते हैं, 1 और 6 सेम पोटेंशियल पे, 1 and 6 आर एट सेम पोटेंशियल, 1 और 6 सेम पोटेंशियल पे, 1 और 6 सेम पोटेंशियल पे है। तो यहाँ पे हम नोट करते हैं 1 और 6 सेम पोटेंशियल पे है, 1 and 6 आर एट सेम पोटेंशियल। तो हम यहाँ पे देखते हैं 1 and 6 आर एट सेम पोटेंशियल। also 3 ये दोनों पॉइंट्स भी सेम पोटेंशियल पे 1 2 3 4 1 2 3 4 ये पॉइंट भी 4 है। ऑल्सो 3 and 4 आर एट सेम पोटेंशियल। तो आगे देखते हैं ये पॉइंट और ये पॉइंट भी सेम पोटेंशियल पे सिमेट्री से, 3 और 4 भी सेम पोटेंशियल है। तो इनको हम एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ सकते हैं, इनको हम एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ सकते हैं। तो जब कंडक्टिंग वायर से जोड़ेंगे तो ये देख रहे हैं दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में है। सी और सी पैरेलल में मिला के, सी और सी पैरेलल में मिला के तो उसके आएगा। तो अब सर्किट को रिड्रॉ करना शुरू करते हैं ए से, ये और ये मिला के, ये और ये मिला के आएगा 2C। तो अब ये पॉइंट हो गया 1 and 6, ये पॉइंट हो गया 1,6। तो 1 और 6, अब ये है 7, ये है 7, ये C और C मिला के, ये C मिला के ये आ जाएगा 2C। तो ये पॉइंट हो गया 7, ये पॉइंट हो गया 7। अभी यहाँ से देखना शुरू करते हैं, अभी यहाँ से ड्रॉ करना शुरू करते हैं 0 वोल्ट यानी कि B से, यानी कि B से। तो यहाँ पे भी बिल्कुल वही सिस्टम आएगा, यहाँ पे भी बिल्कुल वही सिस्टम आएगा। ये 0.7 रहेगा, ये रहेगा 3,4, 3,4। अभी हम यहाँ से ड्रॉ करना शुरू करते हैं 6 और 4 के बीच में, 6 और 4 के बीच में C/2 आएगा, 6 और 4 के बीच में C/2 आएगा। यहाँ से देखते हैं ये आ जाएगा C/2, ये और ये मिला के, ये और ये मिला के C/2 आ जाएगा। 1 और 3 के बीच में, 1 और 3 के बीच में यहाँ से मिला के C और C, C/2, 1 और 3 के बीच में यहाँ से मिला के ये आ जाएगा C/2। तो अब देखते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। ये 2C है, ये 2C है, ये 2C है। तो ये मिला के C आ जाएगा, ये मिला के C आ जाएगा। तो सर्किट को रिड्रॉ करते हैं, ये वाला पार्ट ये 2C, ये 2C। तो 2C सीरीज में सीरीज 2C और 2C सीरीज में C आएगा, C/2 C/2 एक आधा आधा पैरेलल में है तो मिला के 2 आ जाएगा, ये पूरा 2C आ जाएगा। तो इसका मतलब सीरीज में क्या आएगा 2C 2C 2C। तो इसका मतलब ये पूरा इक्विवेलेंट सर्किट कितना बन जाएगा 2C 2C और 2C। तो
तो सी इक्विवेलेंट आ जाएगा, तो इसका मतलब सी इक्विवेलेंट आ जाएगा ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में सी इक्विवेलेंट आ जाएगा 2c/3, 2c/3, तीनों बराबर है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा? अगर तीन बराबर कैपेसिटेंस सीरीज में लगे हो तो 1/3 आ जाएगा, चार बराबर लगेंगे तो 1/4 आ जाएगा, पांच बराबर लगेंगे तो 1/5 आ जाएगा। अब हम अगला कंसेप्ट देखते हैं, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। कंडक्टर्स और डाइलेक्ट्रिक्स में ये फर्क होता है, कंडक्टर में एटम आयनिक फॉर्म में होते हैं रूम टेम्परेचर में, ग्रुप 1 के मेटल्स एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है हर एटम का, ग्रुप 2 का एक या दो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ग्रुप 3 के एक, दो या तीन फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। डाइलेक्ट्रिक्स ग्रुप 5, 6, 7 के एटम्स होंगे, डाइलेक्ट्रिक्स जनरली ग्रुप 5, 6, 7 के होंगे, उसमें एटम्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसमें एटम्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो उसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन जनरल नहीं होते, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, तो उसमें कंडक्शन नहीं होती, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते और करंट फ्लो नहीं करता है, क्योंकि उसमें अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स डालें तो एटम्स एब्जॉर्ब कर लेंगे, एटम्स एब्जॉर्ब कर लेंगे, उस वजह से उसका रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा होता है, रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा होता है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं होते। बट डाइलेक्ट्रिक को हम व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक of constant K is placed in external electric field E0। तो हम काम करते हैं, यहाँ पे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी लाइन से फोर्स हम इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं, जिसकी लाइन से फोर्स इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं और बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल देते हैं, बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं जिसका कांस्टेंट K है। इसमें एटम्स हैं, उसमें बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक बाउंड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लेते हैं, इस पर फोर्स पड़ेगी E इंटू ई, तो E इंटू E0, तो उसके हर बाउंड इलेक्ट्रॉन पे एक एक्स्ट्रा फोर्स पड़ेगी E इंटू E0। अभी वो टाइटली बाउंड होते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं मतलब इन्फिनिटली टाइटली बाउंड नहीं है, तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते रहेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते रहेंगे, as the electric field E0 is increased, जैसे E0 बढ़ाते रहेंगे इस आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे, जो आउटरमोस्ट शेल होगा एटम का, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन पे फोर्स बढ़ती जाएगी, एक टाइम पे फोर्स इतनी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स टूट जाएंगे, एक टाइम पे फोर्स इतनी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स टूट जाएंगे। At one value of E0 and above, the bound electrons in outer shell shall be broken away from shell, तो इलेक्ट्रॉन्स टूट जाएंगे। तो हर एटम में जैसे ग्रुप 5 का है, आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो कोई भी 5 टूट सकते हैं, एक टूट सकता है, दो टूट सकता है, 5 टूट सकते हैं, तो इन जनरल पांचों ही टूट जाएंगे। तो इसका मतलब ग्रुप 6 में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 के 6 टूट जाएंगे, ग्रुप 7 में आउटरमोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 7 के 7 टूट जाएंगे। तो ध्यान रखना है ये ग्रुप 5, 6, 7 में रेजिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा है, रेजिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा है, अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा आएंगे, तो करंट भी बहुत फ्लो करेगा, करंट भी बहुत फ्लो करेगा और रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा होगा, करंट भी बहुत ज़्यादा फ्लो करेगा और रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा होगा, इसका मतलब हीट बहुत प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होने से जनरली डाइलेक्ट्रिक या तो ब्लास्ट करेगा या जल जाएगा। एज ए रिजल्ट लार्ज current, as a result large current flows leading to destruction of
डायरेक्ट्रिक। इस प्रोसेस को बोलते हैं डायरेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक ब्रेक डाउन। तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो इसका मतलब सेफ ऑपरेशन के लिए डायरेक्ट्रिक को एक ऑप्टिमम इलेक्ट्रिक फील्ड से कम में रखना चाहिए, एक मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड से कम में रखना चाहिए। इसका मतलब फॉर सेफ ऑपरेशन, this implies for safe operation a dielectric should be placed in electric field below a certain maximum value Emax with certain value below a certain value Emax। तो इसका मतलब इस डायरेक्ट्रिक को एक वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की एक वैल्यू से कम में रखना चाहिए। This maximum electric field is called breakdown strength of डायलेक्ट्रिक। तो इसको हम बोलते हैं डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ। तो जो भी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उससे कम में रखना चाहिए। तो कभी भी किसी डायलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करना है तो एक मैक्सिमम वैल्यू से कम में रखना है। उस मैक्सिमम वैल्यू को क्या बोलते हैं? डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ। उसको क्या बोलते हैं? डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ। इससे अब एक और कंसेप्ट आएगा, ब्रेकडाउन वोल्टेज। किसी भी कैपेसिटर के अंदर अगर डायलेक्ट्रिक पड़ा है तो उस पर वोल्टेज लगाएंगे तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो जैसे वोल्टेज बढ़ाना शुरू करेंगे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को एक मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा पे लेके नहीं जाना, तो उसका मतलब वोल्टेज को भी एक मैक्सिमम वैल्यू से लेके नहीं जाना। तो उसका मतलब कभी भी किसी कैपेसिटर के अंदर डायलेक्ट्रिक पड़ा हुआ है तो एक मैक्सिमम वोल्टेज होती है जिसके ऊपर लेके जाएंगे तो कैपेसिटर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसको बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो सेफ ऑपरेशन के लिए कैपेसिटर के डायलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो दिस implies for safe operation voltage across capacitor should not exceed breakdown voltage and electric field should not exceed breakdown
should not exceed breakdown strength। तो इसका मतलब सेफ ऑपरेशन के लिए किसी भी कैपेसिटर के डाइलेक्ट्रिक में जो इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल लगा रहे हैं वो ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। डाइलेक्ट्रिक ब्लास्ट कर सकता है, बर्न भी कर सकता है, डिस्ट्रॉय हो जाएगा कुल मिला के। उसके क्रॉस वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा नहीं लगानी। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ और ब्रेकडाउन वोल्टेज पे। तो एक पहला सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। पहला एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन पे। डाइलेक्ट्रिक slab of constant K and breakdown strength E naught। Completely fills a dielectric, completely fills a dielectric, completely fills a, completely fills a capacitor as shown, completely fills a capacitor as shown। Find breakdown voltage, find breakdown voltage। ये कैपेसिटर है, इसका प्लेट का एरिया A है, ये डिस्टेंस D है, बीच में एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया है जिसका कांस्टेंट K है और ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ है E नॉट। K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब पड़ा हुआ है, ऊपर और नीचे मेटल प्लेट्स है। तो हमें ब्रेकडाउन वोल्टेज निकालनी है। तो यहाँ पे हमें कम करते हैं, इस प्लेट पे चार्ज देते प्लस क्यू, इस पे देते माइनस क्यू, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है तो अंदर इलेक्ट्रिक आएगी, अंदर इलेक्ट्रिक आएगी, अंदर इलेक्ट्रिक आएगी क्यू बाई ए के इट्स नॉट। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा डेल्टा वी आएगा ई इंटू डी, ई इंटू डी। तो यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज के लिए, मैक्सिमम वोल्टेज के लिए हम देखते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ई नॉट। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट होगी तो मैक्सिमम चार्ज कितना आएगा, उसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम चार्ज कितना आएगा, उसके करस्पॉन्डिंग तो डेल्टा वी कितना आएगा, डेल्टा वी विल बी इक्वल टू मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितने हो सकते हैं ई नॉट इंटू डी। तो इसका मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ ई नॉट है तो ब्रेकडाउन वोल्टेज कितनी आएगी ई नॉट इंटू डी। तो हम यहाँ पे देखते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज विल बी इक्वल टू ई नॉट इंटू डी, ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ है। अब एक अगला एग्जांपल लेते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे कई बार हम दो स्लैब्स डालते हैं, एक का कांस्टेंट K1 है, एक का कांस्टेंट K2 है। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E1 आएगी, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E2 आएगी। अब जैसे ही हम इस पे चार्ज बढ़ाते जा रहे हैं या वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, या तो पहला डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कर सकता है, दूसरा कर सकता है, डिपेंडिंग दोनों की ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ क्या है, दोनों की ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ क्या है। तो जब भी इस तरह के स्लैब्स डाल के हम कैपेसिटर को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हम जनरली यही चाहते हैं कि दोनों ब्रेकडाउन एक साथ हो, क्योंकि अगर इसमें ब्रेकडाउन हो गई तो ये तो कंडक्टिंग हो जाएगा, नॉन कंडक्टिंग हो जाएगा, इसकी कैपेसिटेंस चेंज कर देगी, हमें पता नहीं चलेगा। तो हम क्या चाहते हैं, या तो पूरा ब्रेकडाउन, तो हम अगला क्वेश्चन लेते हैं साइमल्टेनियस ब्रेकडाउन की। तो इस पे अगर चार्ज देंगे या तो ये पहले ब्रेक करेगा, ये पहले ब्रेक करेगा, बट एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है कि हम चाहते हैं दोनों एक साथ ब्रेकडाउन। तो हम एक कंडीशन निकालते हैं, कंडीशन ऑफ साइमल्टेनियस ब्रेकडाउन ऑफ बोथ द डाइलेक्ट्रिक्स। अगला एग्जांपल उसी पे लेते हैं। तो हम अपना अगला एग्जांपल साइमल्टेनियस ब्रेकडाउन पे लेते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है।
इसके अंदर दो डायलेक्ट्रिक स्लैब्स डाले हुए हैं, इसके अंदर दो डायलेक्ट्रिक स्लैब्स डाले हुए हैं। पहले का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, पहले का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, और दूसरे का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, दूसरे का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। इसकी ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ है E1 और इसकी ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ है E2। तो ये एक डायलेक्ट्रिक डाला हुआ है हमने यहाँ पे, ये एक डायलेक्ट्रिक डाला हुआ है, ये दूसरा डायलेक्ट्रिक डाला हुआ है, ऊपर और नीचे मेटल प्लेट से, ऊपर और नीचे मेटल प्लेट से। ऊपर और नीचे हमारे पास मेटल प्लेट से, ये मेटल प्लेट से, ये डिस्टेंस है D1, ये डिस्टेंस है T2, मेटल प्लेट का एरिया A। K1 and K2 are dielectric constants. E1 and E2 are breakdown strengths, दोनों breakdown strengths है। तो भी निकालना है, find the condition of simultaneous breakdown। तो हमें निकालना है कि जैसे इस पे चार्ज देंगे, इस पे भी इलेक्ट्रिक बढ़ना शुरू होगी, इस पे भी इलेक्ट्रिक बढ़ना शुरू होगी। अगर इलेक्ट्रिक पहले इसके बराबर हो गई तो ब्रेकडाउन कर जाएगा, अगर इलेक्ट्रिक पहले इसके बराबर हो गई इसमें तो ब्रेकडाउन कर जाएगा। या एक सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है, इसमें इलेक्ट्रिक जस्ट इसके बराबर हो गया, इसमें भी इलेक्ट्रिक जस्ट इसके बराबर हो गया। तो दोनों में इलेक्ट्रिक अगर एक साथ, इसमें इलेक्ट्रिक E1 के बराबर हो जाए, इसमें इलेक्ट्रिक E2 के बराबर हो जाए, तो दोनों एक साथ ब्रेकडाउन करेंगे, दोनों एक साथ ब्रेकडाउन करेंगे। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। हम एक काम करते हैं, इस कैपेसिटेंस पे यहाँ पे चार्ज देते हैं +Q, यहाँ पे देते हैं -Q। इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, इसका K2, इसकी ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ E1, इसकी ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ E2, इसकी ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ E2। तो देखते हैं इस रीजन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन अपर स्लैब, ऊपर के स्लैब पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ऊपर के स्लैब पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये आ जाएगी Q/A(K1)। फिर देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन लोअर स्लैब, ये कितना आ जाएगा Q/A(K2)। तो साइमल्टेनियस ब्रेकडाउन की कंडीशन क्या होगी, तो हम यहाँ पे देखते हैं फॉर साइमल्टेनियस ब्रेकडाउन, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E1 के बराबर हो जाए और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E2 के बराबर हो जाए, यानी कि E1 कितना आ जाए किसी भी एक चार्ज पे Q/K1A(ε) और E2 कितना आ जाए Q/K2A(ε), यानी कि साइमल्टेनियस ब्रेकडाउन की उसी चार्ज पे पहले में इलेक्ट्रिक फील्ड E1 के बराबर हो, उसी चार्ज पे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E2 के बराबर हो। तो साइमल्टेनियस ब्रेकडाउन की कंडीशन ये कब आएगी, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, या देख लेते हैं, या हम देख लेते हैं अगर E1 K1, तो यहाँ से साफ देख सकते हैं, इफ E1 K1 इज इक्वल टू E2 K2, अगर E1 K1 E2 K2 के बराबर है, तो उसी चार्ज पे ऊपर में इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगी, उसी चार्ज पे नीचे पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 होगी। तो कंडीशन ऑफ साइमल्टेनियस ब्रेकडाउन, है, तो कंडीशन ऑफ साइमल्टेनियस
ब्रेकडाउन, कंडीशन ऑफ साइमल्टेनियस ब्रेकडाउन आएगी E1 K1 विल बी इक्वल टू E2 K2। दोनों को एक साथ ब्रेकडाउन करने की कंडीशन क्या है? जैसे हम चार्ज बढ़ाते जा रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रिक बढ़ती जा रही है, इसमें इलेक्ट्रिक बढ़ती जा रही है। तो इसमें अगर पहले इलेक्ट्रिक E1 के बराबर हो जाए, इसमें इलेक्ट्रिक E2 से कम रहे, तो ये ब्रेकडाउन पहले करेगा। जैसे चार्ज बढ़ाते जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक पहले E2 के बराबर हो जाए और इसमें इलेक्ट्रिक E1 से कम, तो नीचे वाला ब्रेक करेगा। एक ही चार्ज पे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं, अगर इलेक्ट्रिक E1 के बराबर हो जाए, साथ के साथ इलेक्ट्रिक E2 के बराबर हो जाए, तो दोनों एक साथ ब्रेकडाउन करेंगे। तो एक ही चार्ज पे अगर ऊपर में इलेक्ट्रिक E1 हो जाए और नीचे में इलेक्ट्रिक E2 हो जाए, तो साइमल्टेनियस ब्रेकडाउन करेंगे। तो इसकी कंडीशन क्या है? E1 K1 अगर E2 K2 के बराबर है तो ऐसा होगा, तो ऐसा होगा। ये सब दिखाई दे रहा है। अब एक सर्किट पे देखते हैं, तो ये साइमल्टेनियस ब्रेकडाउन की कंडीशन है। कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ जाते हैं। अब देखते हैं सर्किट में जब भी हम कैपेसिटेंस लगाते हैं, हर कैपेसिटेंस की अलग वैल्यू होती है, हर एक की ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ अलग अलग होती है। तो हमें ये चेक करना होता है किसी भी कैपेसिटर पे जब भी वोल्टेज पड़ रही है, ब्रेकडाउन से कम होनी चाहिए, ब्रेकडाउन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अगला एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम देखेंगे कि जब भी सर्किट एनालाइज करनी है, अगर ब्रेकडाउन वोल्टेज दिया हुआ है, तो किसी भी कैपेसिटर पे वोल्टेज ब्रेकडाउन से ज़्यादा ना हो, किसी भी कैपेसिटर पे ब्रेकडाउन से ज़्यादा वोल्टेज ना पड़े। अभी ब्रेकडाउन वोल्टेज पे एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें एक सर्किट है, दो कैपेसिटर्स लगे हैं, तो एक वोल्टेज का सोर्स लगा है। तो उसमें हमें देखना होता है किसी भी कैपेसिटर पे वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा ना हो। हमारे पास ये कैपेसिटेंस है C और ये है 2C, ये है 2C। तो ये C, ये है 2C। इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज है 6 वोल्ट, इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज है 9 वोल्ट, इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज है 9 वोल्ट। तो हम यहाँ पे देखते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज, ब्रेकडाउन voltage of both capacitors is as shown. Find max value of EMF of cell for safe operation। ये सेल आइडियल है, ये सेल आइडियल है। तो इसका मतलब सेल की में से बढ़ाएंगे, इसमें वोल्टेज बढ़ना शुरू होगी, इसमें बढ़ना शुरू होगी, तो इस पे 6 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, इस पे 9 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो हमें देखना है हम मैक्सिमम वोल्टेज कितनी दे सकते हैं, हम मैक्सिमम वोल्टेज कितनी दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं, तो इस पर मैक्सिमम वोल्टेज कितनी दे सकते हैं ताकि कोई भी ब्रेकडाउन ना हो, यानी कि इस पर वोल्टेज हमेशा 6 से कम हो और इस पर वोल्टेज हमेशा 9 से कम। तो एक बात देखते हैं, ये दोनों सीरीज में ये पोटेंशियल डिफरेंस किस रेशियो में डिवाइड करेगा? इनवर्स रेशियो ऑफ कैपेसिटेंसेस Q। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस Q/C आएगा, इसके क्रॉस Q/2C आएगा। तो इसके क्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, इसके क्रॉस ज़्यादा आएगा। तो किस रेशियो में आएगा? 2:1। किस रेशियो में आएगा? 2:1। तो इसके क्रॉस, तो यहाँ पे देखते हैं PD अक्रॉस C, PD अक्रॉस C, ये आएगा 2C/C + 2C × E। तो ये हमेशा किससे कम होना चाहिए? दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 6, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 6। तो इसका मतलब ये 2/3E शुड बी लेस देन इक्वल टू 6 और E शुड बी लेस देन इक्वल टू 9 वोल्ट्स। E शुड बी, तो E 9 वोल्ट से कम होना चाहिए। तो अब दूसरा देखते हैं, PD across 2C will be equal to C/C + 2C × E. This should be less than equal to 9 volts. This should be less than equal to 9 volts. तो ये कितना आएगा? E should be less than equal to 27 volts. तो इसका मतलब E अगर 27 वोल्ट का है, E अगर 27 वोल्ट का, तो ये ब्रेकडाउन करेगा। E अगर 6 पे है,
ये अगर 9 है तो ये ब्रेक डाउन करेगा, तो इसका 9 से ऊपर करेंगे तो ये तो ब्रेक डाउन कर जाएगा, ये तो ब्रेक डाउन कर जाएगा। दिस इम्प्लाइज फॉर सेफ ऑपरेशन, दिस इम्प्लाइज फॉर सेफ ऑपरेशन दिस EMF शुड बी लेस देन 9 वोल्ट्स। तो कहने का मतलब है इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 6 होना चाहिए, इसके क्रॉस हमेशा 9 से कम होना चाहिए, इसके क्रॉस 6 से कम होना चाहिए। तो EMF E की बैटरी लगाएंगे तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? इनवर्स रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस तो 2C/3C इनटू E, तो 2C/3C इनटू E शुड बी लेस देन 6, तो ये आएगा 2/3, 18/2 9, तो E शुड बी लेस देन 9। तो E अगर 9 होगा तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होगा 6, यहाँ पे होगा 3। E जब 27 होगा तो यहाँ पे होगा 9, यहाँ पे होगा 18, ये तो ब्रेकडाउन कर चुका होगा। तो इसका मतलब हमें देखना है ये ब्रेकडाउन होने की कितनी EMF की जरूरत है, ये ब्रेकडाउन होने की कितनी EMF की जरूरत है। तो कौन सा EMF लेंगे जो सबसे कम होगा, तो कौन सा EMF लेंगे? तो हम हर कैपेसिटर को ब्रेकडाउन होने के लिए बैटरी का EMF देखेंगे और कौन सा चूज करेंगे जो सबसे कम EMF है, क्योंकि उससे ज़्यादा होते ही कुछ तो ब्रेकडाउन कर चुके होंगे। तो सेफ ऑपरेशन के लिए कोई भी कैपेसिटर ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए, कोई भी कैपेसिटर का ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। तो अगले लेक्चर में हम इसके पार्ट बी में देखते हैं RC = ρ और कुछ एग्जांपल्स लेंगे। इसके पार्ट बी में देखते हैं RC = ρ और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं।